तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ वर्ल्ड जो कि जून मंथ की है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। तो एक्चुअली अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविंसेस को कब्जा कर चुके। उसी के साथ साथ जो डाहला डैम है उसको भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया है तालिबान के द्वारा। तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि डाहला डैम कहाँ है, तो ये आपका आपका अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद टर्की की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, जिसमें ये देखने को मिला है कि जो सी स्नॉट है उसकी आउटब्रेक हुई है। लार्जेस्ट आउटब्रेक जो है सी स्नॉट का यहाँ पे देखने को। तो अगर हम लोग बात करें सी स्नॉट का, तो सी स्नॉट कहने का क्या मतलब होता है, यानी कि समुद्र में जो एल्गी का फॉर्मेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाए और इसके कारण आप देखो कि जो न्यूट्रिएंट की मात्रा है वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब न्यूट्रिएंट की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो आपको पता है कि पानी में, सी में वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। साथ ही साथ आपका इसके साथ वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ इसको कंबाइन किया जाता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव के साथ साथ वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण एल्गी की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई और यहाँ पे प्रेजेंस ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण थ्रेट देखने को मिल रहा है मैरीन ऑर्गेनिजम्स में। बहुत सारे जो यहाँ पे फिश होते हैं और भी जो यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबके लाइफ को थ्रेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं सी स्नॉट। एक बार देख लेते हैं कि सी ऑफ मरमरा कहाँ है। तो इस मैप में यहाँ पे आप देख सकते हो ये है टर्की, यहाँ पे आपको सी ऑफ मरमरा देखने को मिलेगा। तो सी ऑफ मरमरा यहाँ पे कनेक्ट करता है ब्लैक सी को और यहाँ पे आपको एजियन सी देखने को मिलेगा। तो ये जो एजियन सी है और ब्लैक सी है इसको कौन कनेक्ट करता है, तो सी ऑफ मरमरा। क्योंकि अब ये रीजन न्यूज़ में है तो इसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्लैक सी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आपने लोकेशन देख लिया ब्लैक सी। ब्लैक सी के चारों ओर कौन कौन सी कंट्री है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, यानी कि कौन कौन सी कंट्री है जिनकी टेरिटरी यहाँ पे बॉर्डर करती है ब्लैक सी को। तो ब्लैक सी में क्या हुआ है कि रशिया के द्वारा यहाँ पे फायर्ड वार्निंग शॉट्स एट ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर इन ब्लैक सी, यानी कि यहाँ पे रशिया के द्वारा जो है वार्निंग शॉट्स यहाँ पे फायर किया गया है जो कि ब्रिटिश के लिए, और वो उनको जो ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर है उनके लिए यहाँ पे वार्निंग दी गई है। तो चलिए इसमें कुछ खास बात तो है नहीं। बेलारूस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बेलारूस है जो कि आप देखो कि फिर से सैंक्शन यहाँ पे यूएस और यूके के द्वारा इम्पोज किया गया है बेलारूस में, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आइसलैंड की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आइसलैंड। तो आइसलैंड की जो ग्लेशियर है वो अपनी 7% तक अपना सरफेस लॉस कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण जो ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं। तो आइसलैंड की जो ग्लेशियर है वो 7% तक अपने सरफेस को खो चुकी है, यानी कि पिघल चुका है। तो एक खतरनाक है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये क्लाइमेट चेंज का ही प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। अब आते हैं यहाँ पे, ये है एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर एक पहला कंट्री बन चुका है पूरे वर्ल्ड का जो कि लीगल टेंडर स्टेटस दिया है किसको, तो बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है, एक आपका डिजिटल करेंसी है, इसको क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। इट मीन्स कि इसको रेगुलेट कौन करता है, तो ये ऑनलाइन ही रेगुलेट होता है, लेकिन फिर भी इसको लाने के लिए, यानी कि बिटकॉइन को किसने बनाया, तो ऐसा कहा जाता है। एक तो आप देखो कि कहीं पे रिटन इसका प्रूफ नहीं है, बट फिर भी माना जाता है कि सातोशी नाकामोटो है जिनके द्वारा ये बिटकॉइन लाया गया है। तो अभी तक लीगल टेंडर स्टेटस किसी ने नहीं दिया, इसका यूज़ होता है, नहीं देने के पीछे यही है कि इसका नेचर वॉलेटाइल है। आज इसकी अगर प्राइस 1 रुपीज़ है तो कल 1 करोड़ भी हो सकती है। तो इसको यूज़ करने से, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग ही इसका होता है, तो इसलिए बिटकॉइन बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है। तो हमारे देश के द्वारा इसको आज तक रेगुलेट नहीं किया गया, लेकिन ये एल सल्वाडोर है जो कि पूरे वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिन्होंने यहाँ पे लीगल टेंडर ग्रांट किया है, यानी कि वहाँ के लोग बिटकॉइन को अब एक हक से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बुर्किना फासो। बुर्किना फासो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, एक देश है जिसमें कि आर्म्ड मैन अटैक अ विलेज इन नदर्न बुर्किना फासो। ठीक है, अब यहाँ पे जो बुर्किना फासो की एक विलेज है उसमें अटैक किया गया है। फिर आते हैं यहाँ पे सदर्न ओशन की अगर हम लोग बात करें तो सदर्न ओशन में कहा जा रहा है कि जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी है उनके द्वारा सदर्न ओशन को एज ए वर्ल्ड 5th ओशन जैसा रिकॉग्नाइज़ किया गया है। आपको पता है कि सदर्न ओशन जो है हमारे यहाँ देखिए 5 मेजर वर्ल्ड ओशन कहा जाता है। आपका हो गया इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन, और उसके बाद जो है आपका अंटार्कटिक ओशन जिसको हम लोग सदर्न ओशन भी कहते हैं। लेकिन इसको कई बार माना नहीं जाता है ऐसा, लेकिन अब देखिए नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि हाँ ये वर्ल्ड की 5th ओशन है।
मालदीव्स की क्या कहानी है, यहाँ पे आपको मालदीव्स देखने को मिलेगा। तो मालदीव्स स्टेटेड दैट इट हैज़ मेड नो डिसीजन ऑन ओपनिंग ऑन इंडियन कॉन्सुलेट एट अदू अटॉल। तो एक अटॉल है यहाँ पे अदू अटॉल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ की फेमस अटॉल है और यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मालदीव्स के द्वारा कहा गया है कि वो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिए कि वो इंडियन कॉन्सुलेट का यहाँ पे ओपन करेंगे। तो चलिए ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि जो माउंट नियाग्रा वोल्केनो है इसका इरप्शन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये आपका वोल्केनो इरप्ट हुआ है। तो माउंट यहाँ पे नेगेंगो, ये याद रखना है कि नेरे गेंगो ये इरप्ट हुआ है, ठीक है। इंडोनेशिया की अगर हम लोग बात करें तो अगेन आपको पता है कि इंडोनेशिया में बराबर यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्केनो इरप्शन होती रहती है। तो ये मेरापी है, मेरापी वोल्केनो इरप्शन। तो ये आपसे मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में यूनेस्को के द्वारा एक रिकमेंडेशन है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो वर्ल्ड की हेरिटेज स्टेटस है, लेकिन आज के डेट में वो डाउनग्रेडेड हो रही है। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका ईस्टर्न अफ्रीका में है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, अफ्रीका बोलिए ऑस्ट्रेलिया में। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये आपको कोरल रीफ चेन देखने को मिलती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि आज की डेट में ड्यू टू वेरियस रीज़न इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो खूबियाँ है वो यहाँ पे डाउनग्रेड हो रही है। चाइना की अगर हम लोग बात करें, अच्छा इससे पहले मलेशिया की बात करते हैं। तो मलेशिया ने इंडोनेशिया को सरपास कर दिया है और पाम ऑयल एक्सपोर्टर जो है वो बिगेस्ट बन चुका है। तो ये 2020 की कहानी है। देखिए पाम ऑयल जो है ये इंडोनेशिया और मलेशिया ये दो देश है जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इंडिया जो है सबसे ज़्यादा पाम ऑयल किससे खरीदती है, तो इंडोनेशिया, उसके बाद सेकंड नंबर पे है मलेशिया। बट अब हम लोग जो है यहाँ पे मलेशिया से ज़्यादा खरीदने लगे क्योंकि मलेशिया हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें अब इस साल चेंज हो गई हैं कि मलेशिया हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया है। तो ये आपसे टर्न एंड ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ से अगर आप अवेयर नहीं हो तो फिर उसके बाद आपको दिक्कत हो सकती है। आते हैं लास्ट चाइना। चाइना में कहा जा रहा है कि जो टिएनमेन स्क्वायर मैसेकर है इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। तो आइए थोड़ा हम लोग गूगल ही कर लेते हैं और देखते हैं कि ये तिएनमेन स्क्वायर मैसेकर जो चाइना में था ये एक्चुअली क्या था, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली उस समय क्या हुआ था ना कि ये 1989 की कहानी है कि जो मिलिट्री एडवांसेस है यानी कि जो ट्रूप्स आर्म्ड थे असॉल्ट राइफल्स के साथ वो यहाँ पे टैंक फायर करने लगे, जो वहाँ के उस समय के चाइना के जो डिमॉन्स्ट्रेटर थे ना उसके ऊपर फायरिंग करने लगे और पूरी तरीके से एक कब्जा करना चाह रहे थे इस तिएनमेन वाले रीजन में, ठीक है। और उनको भी मार रहे थे जो कि यहाँ पे मिलिट्री एडवांसेस को तिएनमेन स्क्वायर में घुसने से ब्लॉक कर रहे थे। तो ये चीज़ें था कि यानी कि खुलेआम आप देखो मैसेकर कहने का क्या मतलब है कि निहत्थे लोगों पर यानी कि जो इनोसेंट पीपल है उनके ऊपर आप फायरिंग करो, उनका जान ले लो। तो इसी तरीके से होने लगा था क्योंकि उस समय जो ट्रूप्स वगैरह थे, आर्म ट्रूप्स थे, वो यहाँ पे चाइना में इस तिएनमेन स्क्वायर रीजन में घुसकर वो अपना कब्जा करना चाह रहे थे। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो कहा जाता है कि इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था चाइनीज़ हिस्ट्री में। और चाइना के बाहर भी अगर हम लोग बात करें तो ये स्क्वायर जो है ये बेस्ट नोन है 1989 प्रोटेस्ट का, जो कि एक मिलिट्री क्रैकडाउन के साथ ये एंड हो गया था। तो इसलिए इसको जून 4 मैसेकर भी कहा जाता है या फिर तिएनमेन स्क्वायर मैसेकर भी कहा जाता है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कब ये हुआ था, तो 15 अप्रैल 1989 में। वेयर वॉज द तिएनमेन स्क्वायर मैसेकर, तो ये तिएनमेन स्क्वायर ही है, ये लोकेशन ही है इसका, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि एक्चुअली हुआ क्या था, तो इसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है। और एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है कहाँ, तो बाहेतिन हाइड्रो पावर स्टेशन। तो ये याद रखना है कि एक्चुअली ये हाइड्रो पावर स्टेशन है कहाँ, बाहेतिन हाइड्रो पावर स्टेशन, ओके। सो दीज आर द लोकेशंस विच वाज इन न्यूज़ इन जून मंथ। तो ये सारी जो प्लेसेस है उसको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये लेसन हेल्पफुल लगे तो बस लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोग के लिए डेली बेसिस पे यहाँ पे वीडियो लेकर आ पाती हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।